औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 1 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। तो ये सवाल मैंने बेटा आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर लिए हैं। आप लोग भी जब ये लेक्चर अटेंड करें तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी नोटबुक्स पे ये लेक्चर तैयार कर लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको याद कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है वो कैसी नज़र आती है। अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक अ सिंगल यूनिफॉर्म फेज इन विच द डिफरेंस बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस डिसअपीयर. It has some properties of both liquid and gases and no clear boundaries between them. सुपर क्रिटिकल लिक्विड जो हमारे पास होते हैं या सुपर क्रिटिकल स्टेट हमारे पास जो होती है उसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास गैस की होती हैं, और दोनों क्वालिटीज़ होती हैं और उसमें इसमें कोई हमारे पास क्लियर बाउंड्री नहीं होती। दूसरा सवाल है, इन व्हाट वे इज़ प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स क्या होती हैं, तस्वीर में आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए। ये जो हमारे पास बल्ब्स हैं, ये जो हमारे पास लाइट्स हैं, इन्हें कहा जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। आप लोगों के घरों में ये होती हैं। अब आंसर जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। Plasma is created in a fluorescent tube when an electric current gives energy to the gas inside the tube and ionizes its atom. This produces free electron and positive ions forming plasma which emit light. अब ये जो हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं या बल्ब हमारे पास होते हैं, इसमें होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर गैस होती है। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट इसको देते हैं तो वो गैस को आयनाइज कर देता है। गैस में जब करंट पास होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का ये हमारे पास मजमूआ होता है ये गैस, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक प्लाज्मा स्टेट बन जाती है। प्लाज्मा में हमने पीछे भी पढ़ा था कि सूरज का जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज़ आल्सो अ प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में हमारे पास पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स का मजमूआ होता है। फिर जो क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, वो रोशनी खारिज करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी थी। तो अब ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ मैं जब अगर क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन में देखें, उन्होंने कहा है मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर। कि बायोकेमिस्ट्री में भी जो जितने भी हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे होते हैं वो नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है, हम लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री की ये ब्रांच है, हालांकि पढ़ रहे हम लोग उसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो डील किससे करती है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। वो सिर्फ कार्बन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, यानी कि वो बना हुआ किस तरह है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी खसूसियात को पढ़ते हैं, और फिर उसके रिएक्शन पढ़ते हैं कि वो किन किन चीज़ों से रिएक्शन करती है। जबकि बायोकेमिस्ट्री किस चीज़ के साथ डील करती है, मेनली डील विद द केमिकल सब्सटेंस एंड रिएक्शन दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो सारे केमिकल सब्सटेंस और उनके रिएक्शन पड़ती है जो कि जानदार चीज़ों में हो रहे होते हैं। तो मेन डिफरेंस इनमें यही होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, जबकि बायो जहाँ नाम लगता है, बायो मीन लाइफ, तो वो ज़िंदा चीज़ों में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री उनके साथ डील करती है। अगला क्वेश्चन है, गिव द रीज़न फॉर ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। आप हमें ये रीज़न दें, ये वजूहात पेश करें कि जो हीरा होता है वो इतना चमकदार क्यों होता है, और क्या आप इसकी जो चमक होती है इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ आपका ये डायमंड, ये देखें हमारे पास डायमंड की ब्रिलियंस सरफेस हमें नज़र आ रही है ये, और क्वेश्चन ने ये कहा है कि क्या आप इसकी चमक को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो आंसर हम लोग देखते हैं, आंसर क्या है हमारे पास,
डायमंड शोज ग्रेट ब्रिलियंस बिकॉज इट हैज़ हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्लेक्ट एंड बेंड लाइट स्ट्रॉन्गली इनसाइड इट। हीरा इतना ज़्यादा इसलिए चमक रहा होता है, ग्रेट ब्रिलियंस इसकी होती है, इसलिए होती है कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि रोशनी को मुनक्कस करना। मुनक्कस आप समझते हैं ना, जैसे आप बॉल फेंकें दीवार की तरफ तो बॉल रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपके पास आती है, ऐसे लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। लाइट जब डायमंड के अंदर पड़ती है दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वो ऑब्जर्वर की तरफ आती है, तो फिर हमें वो चमकता हुआ महसूस होता है। एंड रिफ्लेक्ट एंड बेंड लाइट, और ये ना सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है बल्कि लाइट को बेंड भी करता है स्ट्रॉन्गली इनसाइड इट, इसी के अंदर। अगर ये स्ट्रक्चर आप लोग देखें, यहाँ ये देखें, या ना सिर्फ आप लोग का ये यहाँ से देखें, ये रे हमारे पास आ रही है, ये आप लोगों के लिए विजिबल नहीं होगा, ये देखें, ये रे हमारे पास यहाँ से इधर आ रही है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके दोबारा इसके अंदर ही हो रही है और फिर ये दोबारा ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। यानी कि ना सिर्फ ये स्ट्रॉन्गली इसको रिफ्लेक्ट करता है बल्कि इसी के अंदर भी इसको बेंड करता है। अच्छा जी, इट्स ब्रिलियंस कैन बी इम्प्रूव, तो इसकी जो ब्रिलियंस है, इसकी जो चमक धमक है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रॉपर कटिंग एंड पॉलिशिंग सो दैट मोर लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो अगर इसकी आप प्रॉपर कटिंग करेंगे और पॉलिशिंग करेंगे तो इसकी जो रोशनी है मज़ीद ऑब्जर्वर की तरफ ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हमारे पास है जी नमक, NaCl। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पानी में हल होता है इसकी डिसोल्यूशन को आप एक्सप्लेन करें। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज़ एडिड टू वाटर द पोलर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इंशाल्लाह अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। डिटेल के साथ हम सीखेंगे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, और वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर कैसे होता है। आयंस एंड पुल देम अवे फ्रॉम द क्रिस्टल। जो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना सिर्फ इनको अट्रैक्ट करते हैं बल्कि उनको पुल देम अवे फ्रॉम द क्रिस्टल, बल्कि क्रिस्टल से उनको दूर कर देते हैं। जो उनकी कलमें बनी होती हैं उनसे उसको दूर कर देते हैं। द आयन बिकम सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। सो NaCl डिज़ोल्व एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। तो इसलिए जो NaCl है वो इजीली डिज़ोल्व भी हो जाता है और हमारे पास एक सोल्यूशन बनाता है। वाई डू डिफरेंट कंपाउंड हैव अ डिफरेंट सॉलिबिलिटीज़ इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो आप वो ले लें। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि पानी के अंदर जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी यानी कि उनके हल होने की जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ क्यों होती है। डिफरेंट कंपाउंड हैव अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों होती है? इसलिए कि जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, और उनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान या एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है वो भी डिफरेंट होती है between their particle and water molecule. Therefore some compound interact strongly with water and dissolve more while other interact weakly and dissolve less. अब उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से कुछ होते हैं जो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व इजीली नहीं होते। ये हम लोगों ने पूरा एक चार्ट पढ़ा था कि कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड भी होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती। ग्राफ भी हमने पढ़ा था, तो आप लोग वो लेक्चर दोबारा ले सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं लिया। वाई NaCl कैन बी क्रिस्टलाइज कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। अब ये कह रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारा क्रिस्टलाइज क्यों नहीं होता जैसे हमारे पास KNO3 होता है। KNO3 क्या है? हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है, यहाँ मैंने इसका भी ये एक दिया था, ये हमारे पास KNO3 है, पोटाशियम नाइट्रेट। ये इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। नाइट्रेट नाइट्रोजन एक है, इसमें ऑक्सीजन 3 है और पोटाशियम का भी एक एटम होता है, और फिर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। ये इसकी आप लोगों के पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही हैं। यूजेस में इसको कॉमनली आपको बता दूं, मोस्टली ये हमारे पास होता है जी फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है। जो फसलों में हम लोग इनको ज़मीन को जो मिनरल्स देते हैं, जो हम लोग खादें प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल, तो उसमें ये हमारे पास होता है। तो अब क्वेश्चन ये कहा है इन्होंने कि ये जो इसका
क्रिस्टलाइजेशन है ये इसकी पानी में इजीली हम बना सकते हैं और सोडियम क्लोराइड की नहीं बना सकते। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो बेटा ये हम लोगों ने लेक्चर भी सारा मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ करवाया था। मैं अगेन आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ये लेक्चर आप लोगों ने नहीं लिया तो दोबारा ले लें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के इसमें से आए हुए हैं। ये जो लास्ट है ये मैंने ग्राफ बनाने के लिए भी आपको कहा था। अब यहाँ देखें, यहाँ से भी हमें समझ आ जाएगा। सिर्फ अगर ग्राफ को देखें, NaCl इसकी टेम्परेचर बढ़ाने से इसके सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो हमारे पास NaCl है, लेकिन हमारे पास जो है KNO3, यहाँ से देखते हैं हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ये देखें KNO3। अब ये देखें कि इसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन बाकी सबसे ज़्यादा है। टेम्परेचर जैसे ही हमने इसका बढ़ाया है तो इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। बिल्कुल ये देखें हमारे पास ये इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। इवन टेम्परेचर हमारे पास है जी 70 to 80 के दरमियान। यहाँ से देखें 70 to 80 के दरमियान टेम्परेचर है और इसकी सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम में 150 तक चली गई है, जो कि थी 10 ग्राम से 150 तक। अब जो भी एलिमेंट है, अगर जैसे वो टेम्परेचर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, सपोज़ अगर आपने बीकर में आपने KNO3 डाला है, पोटेशियम नाइट्रेट 1 चम्मच डाला है, तो उसको बीकर को आप फर्नेस पे रखें, चूल्हे पे रखें, गर्म करते जाएंगे तो वो तेज़ी के साथ उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच डालते जाएंगे तो वो डिज़ोल्व होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको करेंगे, दोबारा कूल डाउन करेंगे, आग से हटा देंगे, रूम टेम्परेचर पे लेके आते जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा डिज़ोल्व हुआ था टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, वो उसके सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो सारे पेंदे में बैठ जाएंगे और सिर्फ वही डिज़ोल्व रहेगा जो हमारे पास इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो या रूम टेम्परेचर पे हमारे पास वो डिज़ोल्व हुआ था। तो इसकी जो हमारे पास कलमे हैं वो बहुत अच्छी तरह इसकी क्रिस्टल्स बन जाएंगे जब उसको उसी सोल्यूशन को हम कूल डाउन करेंगे। तो ये हमारे पास नमक में ये हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो इतनी इंक्रीज़ नहीं होती। द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl चेंज ओनली स्लाइटली विद टेम्परेचर, सो वेरी लिटिल NaCl क्रिस्टलाइज ऑन कूलिंग, देयरफॉर इट कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर इन सेम वे एज KNO3। तो वो उस ग्राफ को देख के हमें पता चल गया है कि इसकी क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा अच्छी क्यों बन रही है, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज़ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ नहीं होती है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एनेबल इट टू बी यूज एज अ लुब्रिकेंट। अब जो ग्रेफाइट होता है उसका स्लिपरी टच क्यों होता है, और इसको हम कौन सी ऐसी खसूसियत है जो उसके लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होने के काबिल बनाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेफाइट होता क्या है और फिर लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट बेटा फिज़िक्स में आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते होंगे। रगड़ को और ख़त्म करने के लिए कोई भी मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे आप लोग देखें घरों में अगर आपकी सिलाई मशीनें हैं या दूसरी बाकी मशीनें हैं तो उसको आप लोग ग्रीस करते हैं, ऑयल डालते हैं, ताकि उनके जो चलाने से पुर्जों के दरमियान जो रगड़ है वो कम हो जाए और उनकी एफिशिएंसी पे असर ना पड़े। और ग्रेफाइट मैं आपको दिखाती हूँ ग्रेफाइट क्या चीज़ है। ये ग्रेफाइट है हमारे पास। इसका स्लिपरी टच क्यों होता है। अब इसके ग्रेफाइट और ग्राफीन के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी लेक्चर में भी आपको कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ये आप लोग दोनों का सर्च करें थोड़ा सा गूगल पे, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंस देखें। पिछले चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर डिफरेंस पढ़ा था। ये इसका स्लिपरी टच इसलिए होता है कि ये लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर के ऊपर नीचे, ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये लेयर टच जो लेयर स्ट्रक्चर होता है इसकी वजह से इसका स्लिपरी टच होता है। ये हमारे पास ग्रेफाइट की वैसे शक्ल है। ये जो इसका लेयर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर है वही इसको लुब्रिकेंट बनने में मददगार साबित होता है। ग्रेफाइट का एक इस्तेमाल मैं आपको बता दूं, ये जो लेड पेंसिल आपकी होती हैं इसके अंदर भी आपका ग्रेफाइट ही होता है, जो उसका सिक्का होता है। इसमें कुछ थोड़ी बहुत क्ले को मिक्स करके इन्होंने आपको पेंसिल बना के दी होती है। तो ये आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ये स्लिपरी टच, इसको जब आप छुएंगे तो आपको ये स्लिप होता हुआ महसूस होगा। ग्रेफाइट इज स्लिपरी क्यों, बिकॉज इट्स कार्बन एटम आर अरेंज इन अ लेयर दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस।
लेयर्स मैंने आपको दिखा दी हैं, ये देखें ये लेयर स्ट्रक्चर, ये एक ऊपर का स्ट्रक्चर होगा, दूसरा इस लेयर इसकी ऐसे होगी और तीसरी लेयर इसकी ऐसे होगी। ये जो लेयर स्ट्रक्चर होता है ये इसको बनाता है स्लिपरी। दीज लेयर्स कैन स्लाइड ईजिली ओवर वन अनदर एंड दिस प्रॉपर्टी रिड्यूस फ्रैक्शन मेकिंग ग्रेफाइट एनेबल फॉर लुब्रिकेंट। यहाँ से थोड़ा सा मिस है, इसको आप लोग सेंटेंस को पूरा कर लें। अच्छा जी, ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। यहाँ से मैं चेक करते हैं हम यहाँ आके। तो ये हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, वो भी हमारा ये पूरे हो गए हैं। तो ये बेटा आप लोग नोट्स तैयार कर लें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारी टर्म्स भी समझाई जाएँ, कुछ मैंने तस्वीरों की भी हेल्प ली है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आते हैं और वहाँ हम लोग करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और फिर हमारा लास्ट आ जाएगा इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। तो हर एक्सरसाइज को आप लोग नोट डाउन करते जाएँ ताकि आप लोगों को पेपर में तैयारी करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। बहरहाल कोई भी ऐसी टर्म है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती, आप वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करते जाएं, मैं कमेंट में जवाब दूंगी। आप इससे रिलेटेड वीडियोस भी देखते जाएं, बाकी भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मौजूद है केमिस्ट्री ग्रेड 9 के हवाले से यूट्यूब पे। इससे रिलेटेड जितने शॉर्ट्स होते हैं, जितने लॉन्ग वीडियोस होती हैं, आप उनको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए सामने खुद ब खुद इस तरह के लेक्चर्स खुलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब है, गूगल है, ChatGPT है, वहाँ भी आप लोग डाल के सारी चीज़ें तो इनका सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।